हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी में तीसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे आज नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं इससे पहले हम लोग तीन हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और 2 ज्योग्राफी में भी 2 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग ज्योग्राफी में तीसरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ठीक है, और काफ़ी छोटा चैप्टर है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं दी गई हैं, काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जो आज का टाइटल है आज के लेसन का वो है पृथ्वी की गतियाँ। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। एक है घूर्णन और दूसरी परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर स्थित स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अभी देखिए, अभी इसको पूरा सही से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी तैयार हो गया कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा प्रदीप्त वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा है घूर्णन। घूर्णन क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। जैसे ये अक्ष है, इसी पे इसको ये इधर से ऐसे घूमती रहती है जब, ठीक, जब अपने ही अक्ष पे घूमती है, ठीक है, उसको कहते हैं घूर्णन। और परिक्रमण किसको कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसको एक एक परिक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, और जो ये अक्ष पे अपना एक चक्कर पूरा करती है उसको दिन या रात से, दिन एक मतलब 24 घंटे उससे डिसाइड होता है। यहाँ पे देखिए, ये चित्र भी दिया गया है। इसमें देखिए, यहाँ पे दिया गया पृथ्वी पृथ्वी का कक्षीय समतल। इसमें लिखा था कि जो बराबर भागों में बांटता है, ये कक्षीय समतल हो गया। और प्रदीप्त वृत्त ये है, ये इसी से दिन और रात निर्धारित किए होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य, ठीक है, ये कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही उस तरीके से लेके चलती है कि चीज़ों को समझाते हुए। ठीक है, अगर अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मतलब अगर घूर्णन नहीं होगा तो एक साइड में हमेशा दिन रहेगा और एक टाइम पे हमेशा ही रात होगी, तो काफ़ी जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और ये भी बात है, ये भी एक यहाँ पे लॉजिक है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो एक तरफ हमेशा ठंडी बनी रहेगी और एक तरफ हमेशा सर्दी, तो ये इससे भी जीवन संभव नहीं होगा। आगे है, यहाँ पे देखिए क्या है। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने, कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यहाँ पे आगे देखिए, पृथ्वी की दूसरी गति। ठीक है, पहली गति के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया कि वो अपने अक्ष पे घूमती है, उसको क्या कहते हैं? अपने अक्ष पे घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन। ठीक है, यहाँ पे देखिए घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण के बारे में मैं अभी बता चुका हूँ कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, 1/4 का मतलब है 24। ठीक है, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और यहाँ पे 1/4 है तो मतलब 6 घंटे, 1/4 कर दो तो 6 घंटे इसमें डेली, मतलब
हर साल 6 घंटे और एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन इसीलिए इसको 6 घंटे को हटा देते हैं और सुविधा के लिए 365 दिन का साल मानते हैं। और 6 घंटे जो पर ईयर इसमें जुड़ते जाते हैं, उसी आधार पे लीप ईयर को हम लोग निर्धारित करते हैं कि हर चौथे साल 24 घंटे पूरा जुड़ जाता है, तभी तो 366 दिन टोटल हो जाते हैं लीप ईयर में। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए पूरा यहाँ पे दिया गया है वसंत ऋतु में कैसा स्थिति है। ठीक है, मार्च में क्या स्थिति है, जून में क्या स्थिति है और दिसंबर में। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, उसका पीडीएफ आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों को किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, लीप वर्ष निकालने का सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि आप कोई भी, जैसे 2016 है, उसको अगर 4 से भाग दीजिए। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो समझ लीजिए वो लीप ईयर है। ठीक है, जैसे 2020 इस समय चल रहा है, ये लीप ईयर है, ये क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि पृथ्वी किस तरीके से किस उसमें सूर्य का चक्कर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। यहाँ तक ये चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। चित्र 3.3 में देखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। ठीक है, कब सीधी पड़ती है? 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने लगातार का दिन रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि लगातार 6 महीने का दिन और रात कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर। ठीक है, यहाँ पे अभी देखना दक्षिणी ध्रुव के लिए भी इधर होगा नीचे। तो 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पर भी ये देख लीजिए, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 दिसंबर के बारे में दिया गया। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत लंबे भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। मतलब जब यहाँ पे लंबे दिन होंगे और छोटी रातें होंगी, तब इधर लंबी रातें होंगी और छोटे दिन होंगे। ठीक है, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? अब आगे 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, ठीक, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। आगे है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो गई हैं और ये लेसन सिर्फ इतना ही बड़ा था, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है काफ़ी अच्छे तरीके से। और इसके बाद तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका इसी से संबंधित हो, या कोई भी आपके अंदर कोई भी प्रश्न चल रहा हो आपके मन में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उसका जवाब अगर मेरे पास सॉल्यूशन होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये एनसीईआरटी के जितने भी ये लेसन्स हैं, खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी के, इनको मैं डिस्कस करता चलूँगा एक 1 बाय 1। ठीक है,
और इसके बाद जैसे अभी 6 क्लास की जब एनसीईआरटी इसमें समाप्त हो जाएगी, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो उसके नोट्स के ऊपर मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, फिर आगे 7th क्लास को स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत भी इसमें लगती है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मज़ा भी आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।